ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश से और जान रहे हैं उनका नज़रिया। स्वामी जी, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चैनल है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 2 दिनों में 12 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों का आतंक बढ़ गया है। 17 ट्रकों में आग लगा दी जो वहाँ पर सड़क का निर्माण कर रहे थे, और अभी भी अलर्ट जारी हुआ है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि और हमले हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या किसकी गलती मानी जाए? पूरी तरह से ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की असफलता 100%। और जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं उस समय जितनी नक्सली प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, उससे 10 गुना और 100 गुना बढ़ती जा रही। उनको ताकत मिल रही है। इनकी कार्रवाइयों से हर बार बेचारे सीआरपीएफ के, एसटीएफ के या पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं। और इनकी बद इंतजामी की वजह से वो नक्सलियों की गोलियों से भी मारे जा रहे हैं और मलेरिया के मच्छरों से भी मारे जा रहे हैं। इतना बुरा हाल है। और अभी जो मारे गए 2 दिन के अंदर अंदर, पहले 7 और उसके बाद 5, 12 लोग सिपाही जो मारे गए हैं, ये एलीट टास्क फोर्स, एसटीएफ जिसको कहते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके जवान मारे गए हैं। मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। 400 से ज़्यादा नक्सलियों के उस पूरे उसके अंदर, और 50-51 लोगों को लेकर के शंकर राव बटालियन के वो जो कमांडर थे ग्रुप के, वो घुस जाते हैं और उनके ऊपर हमला होता है। एक गोली में वो सीने पे लगती है, वो मर जाते हैं। उसके बाद जब वो बाकी रिट्रीट करना चाहते हैं तो पीछे से हमला होता है। 3 किलोमीटर तक अंदर उनको घुसा करके नक्सलियों ने कैसे ढंग से और पूरी तरह से उनको ख़त्म किया। 30 घंटे लग गए हमारे जवानों की लाश को वापस लाने के लिए, 30 घंटे। और हथियार तो अभी भी नहीं ला पाए, हथियार छीन के ले गए वो नक्सली। ये दावा कर रहे हैं एक प्रेस रिपोर्ट में कि हमने भी 20 नक्सली मार दिए, हमारे 7 मरे थे, हमने 20 मार दिए। तो इनसे पूछा जा रहा है एक की तो बॉडी दिखाओ, कोई एक नक्सली मरा हुआ तुम दिखाओ। तुमने जब 20 मार दिए उनसे तिगुना, तो कहाँ है इनके पास? कहने का मतलब इस करतूत को आप क्या कहें? बिल्कुल मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ। नक्सली हिंसा, माओवादी पार्टी की हिंसा निंदनीय है, अपराध है, और मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन सरकार यदि ये चाहती है कि हम प्रतिहिंसा से, काउंटर वायलेंस से इसको दबा देंगे, तो ये उनकी खुशफहमी है। ये नहीं हो सकेगा। मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल से ये बात कह रहा हूँ। सन 2010 में रायपुर के गांधी पुतले से लेकर के दंतेवाड़ा के सीआरपीएफ कैंप तक हमने यात्रा निकाली, और तब हमने कहा था कि बंदूक की गोलियों से इसका समाधान नहीं है, गोली से नहीं बोली से समाधान, ये नारा था हमारा। और हमने जब हमें सौंपा गया, पी चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री ने मुझे काम सौंपा, मध्यस्थता करके बातचीत का रास्ता निकालो, तो 20 दिन के अंदर अंदर सीपीआई माओइस्ट के दस्तखत के द्वारा, उनके प्रवक्ता के दस्तखत के द्वारा हमने चिट्ठी ला के दे दी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन माओवादी चाहते क्या हैं? क्या चाहते जो भी हों, उन्होंने ये कहा कि आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहे हैं इनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बंदूक उठाए हैं, यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। चिदम्बरम जी केवल 72 घंटे के लिए युद्ध विराम कह रहे थे, उन्होंने कहा हम 3 से लेकर 6 महीने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्वामी जी, जो नक्सली देश के संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, उससे बातचीत करके क्या हल निकलेगा? ये बात मुझे पी चिदम्बरम ने भी कही कि ये संविधान को नहीं मानते, स्वामी जी दे आर आउट टू ओवरथ्रो द स्टेट, दे डोंट बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने कहा मिस्टर चिदम्बरम, यदि वो कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और मैं कोबाड गांधी से तिहाड़ जेल में मिल के आया दिल्ली, मैं नारायण सन्याल से रायपुर की सेंट्रल जेल में मिल के आया, चिदम्बरम की चिट्ठी दिखाई, उनका बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, हम तैयार हैं इसके लिए। तो मैंने जब कहा कि जब वो बातचीत करेंगे तो किससे करेंगे? भारत के गृह मंत्री से करेंगे। तो ये भारत का गृह मंत्री कैसे है? ये भारत के संविधान की बदौलत है, भारत के प्रजातंत्र की बदौलत है। तो आपसे वो बातचीत करेंगे ही, अपने आप में आपके संविधान और आपके राज्य सत्ता की स्वीकृति भी है। लेकिन इतने दिन हो गए, कई दशक हो गए,
कई दशक लड़ाई जारी है। हाँ, लोग मर रहे हैं, बातचीत से कैसे हल निकलेगा? बातचीत के तो कई बार कोशिश हुए, प्रयास हुए, एक बार भी नहीं हुआ, एक भी ईमानदार कोशिश नहीं हुई, बल्कि बातचीत का एक वो दिखा करके और वो जरा सा सामने आते हैं उनको मुठभेड़ में ख़त्म कर दिया जाता है। तो बातचीत की हत्या हो रही है, बातचीत के प्रोसेस के, डायलॉग के और पीस निगोशिएशन की हत्या कर रही है ये सरकार। मुझे बहुत उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये पुरानी सरकार का ये जो गलत रवैया था इसको बदलेंगे और एक नई फ्रेश एयर के साथ, नई सोच के साथ पहल करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल जो आया है, क्या वो नक्सली समस्या को कम करेगा या बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, क्योंकि भूमि समस्या का जो तरीका है जिस कारपोरेट्स के हवाले करने के लिए जल, जमीन, जंगल और खनिज संपदा का लेना चाहते हैं अपने हाथ में सरकार और कारपोरेट्स को सौंपना चाहते हैं, वही तो मुख्य मुद्दा है। तो आपके विचार से जो अब दोबारा थोड़े से संशोधन के साथ जो लेकर आए हैं, तो क्या आपके विचार से वो ठीक है? आपने कुछ नरमी आई है आपके? नहीं, उनकी तरफ से जरूर थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन मूल मुद्दे के ऊपर जरा भी उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया कि सहमति, किसानों की सहमति से आप ज़मीन लीजिए। जब ये कह रहे हैं कि हम तो 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं, तो जब 4 गुना मुआवजा आप दे रहे हैं तो किसान को तो आगे बढ़ के कहना था कि खूब राजी खुशी से ले लीजिए, और 1-8 गुना बढ़वाना था तो किसानों से और बढ़वा लेते। वो ना करके जब किसान कह रहा है नहीं हम नहीं देंगे इस तरह ज़मीन, तो आप पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहते हैं और दुनिया भर का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए दिल्ली से लेके बम्बई 1 किलोमीटर इधर, 1-2 किलोमीटर चौड़ा, इतनी उपजाऊ ज़मीन, जबकि देश में इतनी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ कुछ भी नहीं उगता, वहाँ जा करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए। विरोध वही है जो शुरुआती ऑर्डिनेंस को लेकर था? जी बिल्कुल वही विरोध है मेरा भी, आज तक भी। और अब तो इस सरकार ने जाने अनजाने कहूँगा एक गलत परसेप्शन बनवा लिया अपने खिलाफ। अब यदि वो थोड़ा बहुत संशोधन करके वापस भी आना चाहेंगे तो इनकी इमेज ये बन गई कि मोदी सरकार कारपोरेट सरकार। ये बहुत बड़ा खतरा इन्होंने मोल ले लिया, स्वयं बीजेपी के अंदर, उनके किसान संगठन के अंदर, स्वदेशी जागरण मंच के अंदर, और मोदी जी के इस नीति का विरोध हो रहा है। एक बात मैं नक्सलियों के इस समय जो सिपाही मारे गए जवान, उस संदर्भ में कहना चाहूँगा बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अभी मेरे ध्यान में आया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के जवान जो मारे गए उसको भाई को चिट्ठी लिख के कहा है कि जो 10,000 रुपये हमने दिए इसके अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार और कफन के लिए, वो हमें वापस करो। गरियाबंद की खबर है, ये गरियाबंद की वहाँ से नोटिस मिला कि जो कफन और दफन के लिए पैसे दिए गए थे वापस करो। मैं मांग कर रहा हूँ 1-1 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए एक जवान के परिवार को दो, कम से कम। यदि दिल्ली जैसा छोटा सा राज्य, हाँ, और यहाँ की सरकार एक सिपाही के मरने पर, कोई बड़े एनकाउंटर उसमें नहीं, नक्सली और उसको यदि 1 करोड़ रुपया दे सकती है अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो छत्तीसगढ़ की सरकार और भारत सरकार 1-1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे सकते उन जवानों के परिवार वालों को? और 10,000 दे करके आप उसको वापस मांगते हो, ये तो शर्म की बात है। मैं कहता हूँ कि आज जितने जवान मारे गए छत्तीसगढ़ में, एक एक जवान के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, आज नहीं 2010 से लेकर के आज तक, 76 जवानों से लेकर आज तक, जवानों को सबको 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, क्यों मारे गए इनकी जांच आज तक क्यों नहीं तैयार हो रही है? रिपोर्ट जो 2010 में रिपोर्ट बनाई थी, EM राम मोहन BSF के डायरेक्टर जनरल थे पूर्व, उनकी रिपोर्ट आज धूल पड़ी हुई है उसके ऊपर, उस रिपोर्ट को सामने करो, उससे पता लगेगा कि किसकी गलती से वो 76 जवान मारे गए। उसके बाद अभी दिसंबर में, इसी पिछले 14 के दिसंबर में 14 जवान मारे गए हमारे, किसकी गलती से मारे गए उसकी रिपोर्ट जारी कर। स्वामी जी, शुरुआत में आपने नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके की तारीफ की थी, बाद में अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में PDP के साथ सरकार बनी है, जबकि PDP को चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने बहुत तरह की बातें की। अब PDP सरकार बनने के बाद वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात सामने आई, लेकिन अब उसका विरोध वही सरकार कर रही है जिसके साथ BJP ने मिलकर सरकार बनाई है। देखिए कि अभी राजनाथ सिंह जी की और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो मीटिंग हुई,
उसके बाद जो बयान आया कि कंपोजिट कॉलोनी बनाई जाएगी। अब कंपोजिट का मतलब समझ में नहीं आ रहा, कॉलोनी क्यों बनाई जाएगी अलग से, सेटलमेंट के ढंग से क्यों उनको बसाया जाएगा अलग से। तो कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए कश्मीर की घाटी में अपने घरों में, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार उठा रही है। इसका श्रेय मैं मोदी जी को देना चाहूँगा। पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना भी बहुत बड़े साहस का काम है। 370 को थोड़ा पीछे रख दिया, लेकिन 370 तो बहुत बड़ा मुद्दा था, चुनाव मुद्दा था इनका बीजेपी का अपना मुद्दा था, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया, जम्मू में इनको पूर्ण बहुमत लगभग दे दिया बीजेपी को, और पीडीपी को दे दिया कश्मीर के घाटी में। अब जनता ने कहा देखो हम चाहते हैं दोनों मिल करके सरकार चलाओ और ईमानदारी से काम करके, और सारी समस्याएं जो 60-70 साल से चल रही हैं उनका समाधान करो। ये जनता की आवाज़ थी। लेकिन अलगाववादी जो नेता हैं ये लोग क्या ऐसा होने देंगे? आप उनका विरोध तो देखिए। नहीं, अलगाववादी नेता स्वयं आगे बढ़ के कह रहे हैं। यासीन मलिक ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है श्रीनगर, और शायद मैं जाऊंगा बहुत जल्दी। मैं चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन अहिंसक रखें, शांतिपूर्ण तरीके से रखें, और कोशिश करें कि वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के कैंपों में जा कर के उनके बीच बाकायदे एक शांति वार्ता का एक नई शुरुआत करके उनको विश्वास में लेकर के अपने गली मोहल्ले गांव में ले जाएं और उनको बसा करके दिखाएं। आज पहली बार ये हो रहा है। आप ध्यान कीजिए, जितने गुजरात के दंगे हुए तो हिंदू कम्युनिटी ने कभी भी ये नहीं कहा था मिल करके, कांग्रेस बीजेपी सब लोगों ने, कि आओ मुस्लिम भाइयों हम तुम्हारे लिए करते हैं। हाँ, असम के दंगों में कभी भी नहीं कहा, मुजफ्फरनगर तक के दंगों में नहीं कहा। पहली बार वहाँ के जितने मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट जिनको कहते हैं वो, या पीडीपी पार्टी वाले, या कांग्रेस पार्टी, कोई भी, सब मिल के कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अग्निवेश जी, और हमने आज जाना इनका नज़रिया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।